स्टार्ट करें बताओ? आज डोमेन यूजर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? पहले देख लेता हूँ मेरे पास सर्वर में आई थिंक एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं है, तो एक बार एक्टिव डायरेक्टरी फ्रेश मशीन बनाई है मैंने ये सर्वर की, ठीक है ना? तो पहले एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? ये तो आपको पता ही है कैसे करनी है। यस। डोमेन यूजर के बारे में सर ने क्या बताया आपको? सर डोमेन यूजर मतलब जैसे मतलब अगर MIS करके डोमेन है तो मतलब MIS/डोमेन फिर उसके बाद पासवर्ड। ओके। यस सर। डोमेन यूजर अकाउंट जो है, आज हम यूजर अकाउंट ही करने वाले हैं, ठीक है ना? तो डोमेन यूजर अकाउंट जो है वो उसका मेन बेनिफिट क्या है, मेन फायदा क्या है इसका? सर कंपनी में शॉर्ट तो नहीं हो सर, बट बोलो बोलो सर जो भी मतलब ज्यादा एक्सेस मिल जाती है, मतलब जैसे अगर MIS कंपनी के मतलब जो भी मतलब ज्यादा एक्सेस और मतलब जो भी पॉलिसीज हैं कंपनी के तो सारे एप्लीकेबल होंगे शायद। अच्छा, डोमेन का मेन बेनिफिट क्या है? आपने डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल की है, तो इसका मेन बेनिफिट क्या है? यस सर, मतलब जैसे एक वर्क ग्रुप कंप्यूटर और डोमेन कंप्यूटर, मतलब डोमेन कंप्यूटर में मतलब सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होती है। तो वो सारे बेनिफिट्स हमें मतलब डोमेन से जो ज्वाइन है कंप्यूटर उसमें मतलब बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। जो मैंने आपको वर्क ग्रुप और डोमेन नेटवर्क का जो डिफरेंस लिखवाया था ना, अगर कोई भी आपसे पूछे कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर की जरूरत क्यों है नेटवर्क के अंदर, या इसका मेन बेनिफिट क्या है, तो आपको यही डेफिनेशन देनी है जो अब आपने मुझे अभी बताई ना। डोमेन नेटवर्क बनाने का सबसे बड़ा मेन पर्पस यही होता है कि हर चीज सेंट्रलाइज हो जाए, ठीक है ना? जैसे सेंट्रलाइज डेटाबेस, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? ये सारी चीजें सिर्फ पॉसिबल है किसके अंदर? डोमेन नेटवर्क के अंदर। अगर आपके नेटवर्क में डोमेन सर्वर है, डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल्ड है, यानी डोमेन कंट्रोलर का मतलब एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज चल रही है, तो आप ये सारी चीजें सेंट्रलाइज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर हम डोमेन का आईपी रख लेते हैं 10.1, ठीक है? और प्रेफर डीएनएस में क्या रखेंगे? प्रेफर डीएनएस में क्या आएगा आईपी डोमेन बनाने के लिए? 1 ही आएगा। सेम आईपी आता है डोमेन बनाने के लिए, है ना? आईपी दे दिया, अब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये क्या है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज? सबसे पहले हम क्या करेंगे डोमेन इंस्टॉल करने के लिए? सबसे पहले सर कंप्यूटर की नाम क्या करेंगे? फिर रोल्स एंड फीचर्स में जाकर सर सबसे पहले हमारी पीसी की नाम चेंज करनी पड़ती है, नहीं, फिर उसके बाद रोल्स एंड फीचर्स और आईपी सेट करनी पड़ती है। आईपी सेट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर का नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको डोमेन के लिए। ये तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करना चाहो कर लो, बट जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी आपको, ठीक है ना? ओके सर। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है डोमेन कंट्रोलर की? आईपी कॉन्फ़िगर रहना चाहिए आपका, ठीक है? तो आईपी हमने दे दिया 10.1 आईपी दिया हमने इसे सर्वर मशीन को, ठीक है? दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो रोल है, यानी जो सर्विसेज फीचर है, वो हमारा इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो पहला काम हमने आईपी सेट किया, दूसरा काम हम रोल्स को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? सर्वर मैनेजर में, ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी इसने आईपी नहीं उठाया, देखो लैन कार्ड से 10.1 दिया है ना हमने, इसे रिफ्रेश कर लो।
10.1 एड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट, उठा लिया आप 10.1, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, सेकंड ऑप्शन है इसमें, इसे सेलेक्ट करेंगे और एक ऑप्शन और साथ के साथ सेलेक्ट करेंगे डीएनएस सर्वर। ये भी किया था आपने सर लास्ट टाइम? नहीं सर, क्योंकि सर ने बताया था कि ऑटोमेटिकली डीएनएस मतलब सिलेक्ट हो जाती है, डीएनएस की सर्विसेज भी आ जाते हैं करके। देखो ये कुछ चीजें मैं बता देता हूँ आपको। आपने प्रैक्टिकल लिखा था ना, ये प्रॉपर लिख रखा है ना प्रैक्टिकल? यस सर, लिखा हुआ है। चलो मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ इसके अंदर आपको। यस जैसे डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे पहली रिक्वायरमेंट सर्वर आईपी सेट करनी, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, पहली रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट सेट द आईपी एड्रेस, ठीक है। तीसरी रिक्वायरमेंट है इसकी इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल, ठीक है। चौथी रिक्वायरमेंट है इसकी इंस्टॉल डीएनएस हेलो हेलो सर, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है? अब आ रहा है? अब आ रही है वीडियो? हेलो हेलो सर आपकी सर कट कट के आ रही है आवाज ना, वॉइस कट के आ रही है। वीडियो आ रही है ऐश्वर्या? हाँ सर अभी आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो स्क्रीन भी शेयर हो रही है। हाँ लास्ट में हम क्या करेंगे? प्रमोट डीसी, डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक चीज ये है कि आपने किया होगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल को इंस्टॉल किया होगा और प्रमोट किया होगा उसके बाद, लेकिन जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज यानी डोमेन कंट्रोलर है, जब आप इसका रोल इंस्टॉल करोगे तो रोल इंस्टॉल करने के साथ साथ आप डीएनएस सर्वर को भी इंस्टॉल करोगे। विदाउट डीएनएस सर्वर आपका एक्टिव डायरेक्टरी काम नहीं करेगा, ध्यान में रखना, कंपलसरी है इसके लिए, ठीक है। आप अगर उसे वहां पे सिलेक्ट नहीं भी करते हो,
डीएनएस सर्वर को वहां पे सिलेक्ट नहीं भी करते हो तो भी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो रोल है, जब आप इसे सिलेक्ट करके आगे बढ़ोगे और लास्ट में जब आप इसे इंस्टॉल करोगे सर्वर रोल को, तो जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो डीएनएस सर्वर ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा अपने साथ। मतलब अगर सिलेक्ट नहीं भी करोगे तो भी ये इंस्टॉल कर लेगा, क्योंकि कंपलसरी है एक्टिव डायरेक्टरी के लिए डीएनएस सर्वर। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले डीएनएस सर्वर और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज दोनों को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सिलेक्ट रीस्टार्ट और इंस्टॉल। सर स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही अभी। अभी आ रही है? हेलो, आ रही है ऐश्वर्या? सर आवाज आ रही है पर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, और वीडियो भी नहीं आ रही है। ठीक। अब आई? सर अभी आ रही है स्क्रीन।
सर 1 मिनट कॉल रिसीव कर लूं। कर लो। अब देखो प्रमोट करेंगे इसे सर्वर को, तो प्रमोट कहाँ पे जाकर करते हैं, सर्वर मैनेजर में नोटिफिकेशन, और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। यहाँ पर क्या ऑप्शन मिलेगा आपको, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ऐश्वर्या? सर जो फ्लैग में ऑप्शन होती है प्रमोट द डीसी कंट्रोलर टू अदर सर्वर्स करके। प्रमोट, ये तो दैट, ये ऑप्शन तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे हम, 3 ऑप्शन मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। पहला ऑप्शन है ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐड ए न्यू डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, और ऐड ए न्यू फॉरेस्ट। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? हेलो हेलो, आ रही है वॉइस? सर आवाज आ रही है। वीडियो नहीं आ रही है? वीडियो नहीं सर, मतलब स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। स्क्रीन तो रखी है। अभी आ रही है स्क्रीन? आ रही है स्क्रीन? नहीं, नहीं सर। आ रही है स्क्रीन ऐश्वर्या? नहीं सर अभी तक नहीं आई सर। अनस्टेबल। स्क्रीन, हाँ अभी दिख गई थी सर, अभी दिख गई। चलो ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे बताओ? सो एड ऐड अ, सर एड अ न्यू फॉरेस्ट। बाकी 2 ऑप्शन हम आगे जाकर यूज करेंगे। यहाँ पर क्या देंगे, डोमेन का नाम सपोज दैट हम रख लेते हैं mis.com, ठीक है ना? यस। mis.com लगाना।
हेलो, स्क्रीन आ रही है ऐश्वर्या? नहीं सर, अभी तक नहीं आई, अभी फिर से मतलब चली गई। ये इंटरनेट क्या इशू है? ये इंटरनेट का है, एप्लीकेशन का है? ये एप्लीकेशन का इशू लग रहा है मुझे। सर अभी आ गई स्क्रीन। आ रही है ना स्क्रीन? चलो स्टार्ट करते हैं। यस सर। यहाँ पर डोमेन नेम दिया mis.com। नेक्स्ट। सर अभी फिर से स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। एक मिनट रुको। आ रही है अभी? नहीं सर। नहीं। हाँ सर अभी आ गई। अभी आ रही है? आ गई सर अभी स्क्रीन। चलो, यहाँ पर क्या देंगे हम? पासवर्ड बताएंगे। पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मिनिमम 7 कैरेक्टर। MIS at सर 1 वॉइस कट रही है। MIS at 123। वॉइस कट रही है? सर वॉइस बहुत कट रही है। आ रही है स्क्रीन? अब आ रही है? हाँ अभी आ गई सर स्क्रीन। अरे नेट दूसरा चेंज किया है मैंने नेट। अब देखते हैं, ये नेट की दिक्कत आ रही है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट किए, नेट बायोज नहीं मांगेगा। एक बार स्टार्टिंग से चलो देख लेते हैं। कैंसिल कर देता हूँ। नोटिफिकेशन में गए, यस प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन एड ए न्यू फॉरेस्ट। ऐड अ न्यू। यस। डोमेन नेम बताएंगे। डोमेन नेम में आप .com लगाओगे, .in लगाओगे, .org, यानी कि आपको रूट डोमेन नेम देना पड़ेगा आपके डोमेन नेम के बाद, जो भी आपको नाम रखना है। जैसे MIS रखा आपने तो .com की जगह आप .in भी लगा सकते हो, .org भी लगा सकते हो। डिपेंड करता है आप जो डोमेन बना रहे हो वो आपका डोमेन किस सेक्टर में काम करेगा, यानी आपका डोमेन सेक्टर क्या रहेगा। कमर्शियल रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट बना रहे हो या डोमेन बना रहे हो, ठीक है ना, जो भी आप बना रहे हो, या कंट्री कोड के हिसाब से बना रहे हो। तो हम तो अभी कमर्शियल बना रहे हैं, बेसिकली कंपनियां कमर्शियल ही यूज करती हैं, ठीक है। यस। नेक्स्ट।
ये भी स्कैन कर रहा है, देखो यहाँ पर ऊपर चल रहा है ना, ये स्कैन कर रहा है कि इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ तो नहीं है डोमेन आपकी मशीन में, ठीक है। इसके बाद ये आपसे कहेगा डोमेन फंक्शन लेवल, फॉरेस्ट फंक्शन लेवल, डोमेन फंक्शन लेवल दोनों डिफॉल्ट रहेंगे आपके सर्वर 2012। अगर 16 होता है तो 16 आता है यहाँ लिखा हुआ, ठीक है ना। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, माइग्रेशन के लिए यूज करते हैं इस फंक्शन लेवल का। तो अभी तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। और स्पेसिफाइड डोमेन कंट्रोलर कैपेबिलिटीज के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे कुछ, जिन्हें जो हाइड रहेंगे, जो आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे पहला डीएनएस सर्वर, देखो साथ के साथ इंस्टॉल कर रहा है ये, मैंने बताया था ना, अगर आप वहां भी सेलेक्ट नहीं करते तो भी ये इंस्टॉल कर लेता है यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। ग्लोबल कैटलॉग, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ये आगे जाकर करेंगे हम इंस्टॉल, ठीक है। पासवर्ड, पासवर्ड कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स। और मिनिमम कितने कैरेक्टर होने चाहिए पासवर्ड में, 7 कैरेक्टर्स। हाँ 7 कैरेक्टर होने चाहिए। और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट। नेट बायोस नेम में या आपके कंप्यूटर नेम भी डोमेन नेम स्कैन करेगा, आपके डोमेन, आपके कंप्यूटर के नाम के साथ जोड़ेगा इसे डोमेन को। MIS हमारा डोमेन का नाम है। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये आपको दिखा रहा है कि हमने पीछे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन की है, सारी दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट। यस। इसमें एक चीज और होती है, एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस है वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है सर NTDS फोल्डर के करके अंदर, पाथ में, ठीक है ना। सी। सिजमोर यस फोल्डर और NTDS फोल्डर, दो फोल्डर होते हैं, ठीक है ना। NTDS फोल्डर में क्या जाता है, एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन। और NTDS फोल्डर के अंदर किस फाइल के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन इंस्टॉल होती है, स्टोर होती है, उस फाइल का नाम क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस का फाइल का नाम बताओ। बताया था सर ने। सर वो सर NTDS और सिस वॉल्यूम के बारे में पता है सर, उसके अंदर कौन सी है पता नहीं। अच्छा, NTDS देखो, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, दो फोल्डर बनते हैं इसके लिए। एक बनता है NTDS फोल्डर जिसके अंदर डेटाबेस जाता है इसका, इसके अंदर एक फाइल होती है NTDS.dit, याद रखना डिट, .dit फाइल होती है, NTDS.dit फाइल होती है, NTDS फोल्डर के अंदर होती है। इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी का सारा डेटाबेस स्टोर होता है। अगर आपसे कोई भी पूछे एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस की फाइल बताओ, यानी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस जहाँ स्टोर होता है उस किस फाइल में होता है, उस फाइल का नाम बताओ, तो उसका फाइल का नाम होता है NTDS.dit, ठीक है। एक फोल्डर और बनाता है ये एक्टिव डायरेक्टरी अपने डेटाबेस के लिए, बट इसके अंदर किस तरह का डेटाबेस होता है, इसमें रहता है आपका सिक्योरिटी डेटाबेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने डोमेन का यूजर बनाया, ठीक है ना, यूजर के नाम की इंफॉर्मेशन और उसकी SID की इंफॉर्मेशन, यानी उसकी जो आईडी कंप्यूटर जानता है उसकी आईडी और उसके नाम की इंफॉर्मेशन NTDS.dit फाइल में जाएगी। लेकिन उस यूजर को जो आप पासवर्ड बताओगे, उस पासवर्ड की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, सिक्योरिटी डेटाबेस में, यानी कि सिजवॉल फोल्डर में। ओके। इसके अलावा आप उस यूजर पे कोई पॉलिसी लगा रहे हो, कोई सिक्योरिटी लगा रहे हो, वो सिक्योरिटी भी कहाँ स्टोर होगी, सिजवॉल फोल्डर के अंदर, पॉलिसी सिजवॉल फोल्डर के अंदर। लेकिन डेटाबेस हमारा NTDS में, जैसे आपने यूजर बनाया, ग्रुप बनाया, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाई, या डोमेन बनाया, डोमेन के अंडर में सब डोमेन बनाया, ये सारी इंफॉर्मेशन NTDS.dit में जाएगी, ठीक है। मेन फाइल होती है ये। सिक्योरिटी से रिलेटेड यूजर बना रहे हो, उसके पासवर्ड की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डेटाबेस में जाएगी, ठीक है ना। yes. चलो इंस्टॉलेशन तो हो गई होगी हमारी, इंस्टॉलेशन हो गई है हमारी डोमेन की। अब अगला पॉइंट हमारा आता है,
हमने डोमेन बना लिया। डोमेन बनाने के बाद अगला पॉइंट आता है अब हमारा यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट दो तरह का यूजर अकाउंट्स होता है। एक होता है हमारा लोकल यूजर अकाउंट, ठीक है। एक होता है हमारा डोमेन यूजर अकाउंट। दोनों में क्या फर्क है आपको पता है? इसका आंसर बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर लोकल यूजर अकाउंट मतलब जैसे मतलब एक पीसी में मतलब लॉगिन करने के लिए, पर डोमेन यूजर अकाउंट मतलब पूरे डोमेन के मतलब डोमेन से जुड़े हुए कोई भी मतलब पीसी के अंदर लॉगिन कर सकते हैं उससे शायद। गुड, वेरी गुड। लोकल यूजर अकाउंट you can access your account only local machine। ओनली लोकल मशीन का मतलब यानी जिस मशीन पे वो यूजर अकाउंट बनाया जा रहा है। जैसे हमारे नॉर्मल विंडोज 7 के अंदर हमने यूजर बनाए, तो वो यूजर, उस यूजर को अगर मैं उस यूजर अकाउंट से अगर मैं लॉगिन करना चाहूं, तो क्या उस यूजर अकाउंट से मैं दूसरी मशीन पे जाके लॉगिन हो सकता हूं? नहीं सर, नहीं, क्योंकि वो लोकल यूजर अकाउंट है, वो सिर्फ उसी मशीन पे लॉगिन होगा जिस मशीन पे उसे क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। जितने भी हमारी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज 7 हो गए, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 10 हो गई, जितने भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन सब पे जितने भी यूजर हम बनाते हैं वो सब लोकल यूजर अकाउंट होते हैं, क्योंकि वो यूजर सिर्फ अपने अकाउंट को उसी मशीन से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा अकाउंट है हमारा डोमेन यूजर अकाउंट। डोमेन यूजर अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? यू कैन एक्सेस योर अकाउंट फ्रॉम any machine into the entire domain। But machine should be client of domain। ठीक है ना। यानी डोमेन यूजर अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप अपने डोमेन यूजर अकाउंट से किसी एंटायर डोमेन में, पूरे डोमेन नेटवर्क के अंदर, चाहे 500 मशीनें रखी है, 1000 मशीनें रखी हैं, जितनी भी मशीनें रखी है नेटवर्क में, आप किसी भी मशीन से जाके एक्सेस कर सकते हो। बस कंडीशन ये है, जिस मशीन से आप एक्सेस करना चाह रहे हो वो मशीन आपकी डोमेन की क्लाइंट मशीन होनी चाहिए, ठीक है ना। यस यस, दोनों में फर्क समझ गए ना, लोकल यूजर अकाउंट, डोमेन यूजर अकाउंट, ठीक है। यूजर अकाउंट बनाना बता दिया था सर ने कैसे बनाते हैं? हाँ हाँ सर, मतलब हाँ दिखाया था सर। यस आया था, चलो आज अब लिख लो। तो लोकल यूजर तो आपने लोकल मशीन पे बनाया है विंडोज 7 पे, आज हम बनाएंगे यहाँ पे डोमेन हमने बना लिया है, तो डोमेन यूजर अकाउंट बनाएंगे अब यहाँ पर। पहले सर्वर मशीन पे जाते हैं, MIS@123। हेडिंग डाल लेना, हाउ टू क्रिएट डोमेन यूजर अकाउंट।
हेडिंग डालिए, हाउ टू क्रिएट डोमेन यूजर अकाउंट। यस सर। ठीक है, लिखो गो टू द सर्वर मैनेजर। सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, सर्वर मैनेजर में जाओगे। अच्छा एक चीज और बताओ कि वेरीफाई कैसे करेंगे डोमेन कंट्रोलर प्रॉपर इंस्टॉल्ड है। सर सर टूल्स में जाके मतलब एक्टिव डायरेक्टरी की ऑप्शन इंस्टॉल्ड होगी उसमें तब तो। वेरी गुड। टूल्स में जाकर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, या एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, या फिर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ओपन कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन मिलेंगे, डोमेन नेम आ रहा है ना बना हुआ MIS.com। अगर आपका डोमेन कंट्रोलर प्रॉपर इंस्टॉल्ड नहीं है तो उस केस में यहाँ पर आपको एक एरर मिलेगा बना हुआ, ठीक है ना। यानी जब आप इसे ओपन करोगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर को, तो फौरन आपको एक एरर दिखाई देगा यहाँ पर कि आपने सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी का, देखो होता क्या है, ये जो तीनों ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, ये तीनों ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करने में पहली रिक्वायरमेंट होती है आपको आईपी सेट करना, दूसरी रिक्वायरमेंट होती है आपकी इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन रोल, दूसरी रिक्वायरमेंट थी ना ये। यस। तो जब दूसरी रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हो, जैसे ये वाला ऑप्शन आप जैसे ही इंस्टॉल करते कॉन्फ़िगर करते हो, यानी इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो रोल को, तो इंस्टॉल करते ही ये तीनों फीचर आपके इंस्टॉल विंडोज में इंस्टॉल हो जाते हैं। कौन कौन से, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, ये तीनों ही ऑप्शन जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो रोल को प्रमोट करने से पहले ये तीनों ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन ये तीनों ऑप्शन काम कब करते हैं, जब आप इस डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट करते हो, ठीक है ना। अब जैसे मैंने सपोज दैट खाली रोल इंस्टॉल किया और मैं जैसे टूल में जाऊंगा, ये तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे मुझे, तो अगर मैं कोई भी ऑप्शन ओपन करता हूं तो यहाँ पर एरर बन जाएगा, क्योंकि अभी मैंने डोमेन को प्रमोट नहीं किया। अगर मैंने प्रमोट किया, जैसे अभी हमने प्रमोट कर रखा है, तो ये प्रॉपर आ रहा है ऑप्शन, ठीक है ना, सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो याद रखना ये तीनों ऑप्शन एक तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो यहाँ पे जाके कि आपका डोमेन प्रमोट कर रखा है आपने या नहीं कर रखा है, या सिर्फ रोल इंस्टॉल हुआ है। तो आप बस टूल में जाके कोई भी एक ऑप्शन ओपन कर लेना। अगर ओपन हो गया प्रॉपर, कोई एरर ना बना, तो इसका मतलब आपका ये डोमेन कंट्रोलर प्रमोट हो रखा है, प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। चलो अब डोमेन यूजर अकाउंट में लिखो आप गो टू द सर्वर मैनेजर, टूल्स, टूल्स में जाएंगे। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में जाएंगे। यूजर एंड कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डोमेन नेम। हमने डोमेन किस नाम से बनाया था हमने, MIS.com, ठीक है। तो जिस नाम से भी आप डोमेन बनाओगे वो डोमेन यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। आपको इसे एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड डोमेन नेम। जैसे ही आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एक ऑप्शन मिलेगा। ये सब क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये सब एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन रहती है डेटाबेस की, ये ऑब्जेक्ट्स हैं सारे। तो इसमें से हम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको यूजर्स का, आ रहा है ना यूजर ऑब्जेक्ट्स। आप इस पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक ऑन यूजर ऑब्जेक्ट्स, न्यू में जाएंगे और न्यू में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको यूजर, ठीक है। यहाँ पर पहली विंडो आपके सामने ओपन होगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा यूजर का फर्स्ट नेम जो आप रखना चाहते हो। जैसे मैंने रख दिया U1, यूजर का नाम रख दिया मैंने U1 फर्स्ट नेम। एक चीज ध्यान में रखना, जो फर्स्ट नेम आप जो दोगे वही आपके फुल नेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट नेम आप कंपनी के अंदर जब भी यूजर बनाओगे
तो एक चीज ध्यान में रखना है आपको, यूजर का नाम ऐसा रखना है आपको कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ताकि बाद में आपको याद ना रहे। तो इजी सा कुछ नाम रखना है, या उस यूजर का अपना नाम है उसी के नाम पे यूजर बना देना है। तो यूजर का नाम जो है छोटे से छोटा रखना है आपको, ठीक है। यस यस। और यहाँ पर लास्ट नेम देने की जरूरत नहीं है आपको। जब भी डोमेन यूजर बनाओगे, कंपनी में भी बना रहे हो, लास्ट नेम देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप फर्स्ट नेम बताओ बस, ठीक है। तो फर्स्ट नेम जो आप बताओगे वही फुल नेम में आ जाएगा। और नीचे देखो यूजर लॉगिन नेम। अब यहाँ पर एक चीज और है, यूजर नेम और लॉगिन नेम में अलग अलग रख सकता हूं डोमेन यूजर के केस में। जैसे हम बना रहे हैं, हम यूजर नेम और डोमेन नेम अलग अलग रख सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने यूजर नेम U1 दिया, मैं यहां पर अगर U2 दे देता हूं तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। लेकिन होगा क्या, मैं अगर अपने यूजर के अकाउंट को देखना चाहूंगा कि मैंने कौन कौन से यूजर बना रखे हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में जब मैं जाऊंगा तो वहां पर आपको यूजर का नाम U1 दिखाई देगा। लेकिन जब आप उस यूजर अकाउंट से उस यूजर को जाकर लॉगिन करोगे, किसी यूजर क्लाइंट मशीन से जाकर लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के लिए मुझे U2 यूजर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि U1 यूजर का जो लॉगिन यूजर नेम है वो U2 है। U1 से हम लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे भी आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाओगे, इसे भी आप इजी रखोगे। जो नाम आप यूजर का नाम रख रहे हो, जो भी यूजर अकाउंट जिस नाम से भी आप बना रहे हो, उसी नाम को आप लॉगिन के लिए यूज करोगे यूजर के, यानी दोनों सेम रखना, ठीक है। यस। क्योंकि अब कंपनी में क्या है, कंपनी में अगर कंपनी ज्यादा बड़ी है, मल्टीनेशनल, जैसे आपकी नंबर ऑफ यूजर आपकी कंपनी में ज्यादा हैं, 1000 यूजर हैं, 15,000 यूजर हैं, और डेली 50 यूजर या 100 यूजर, 100 यूजर या 200 यूजर डेली आपको बनाने पड़ रहे हैं, तो उस केस में आप यूजर नेम इजी से इजी रखो ताकि आपको याद रहे। yes. अगर आप यूजर नेम और लॉगिन नेम अलग अलग दे दोगे और एक दिन में आप 50 यूजर बना रहे हो, तो आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप खुद भूल जाओगे आपने किसका यूजर नेम क्या बना रखा है, लॉगिन नेम, ठीक है ना। तो जो आप यूजर नेम यूजर के अकाउंट का नाम रखो वही आप लॉगिन नेम में यूज करो उसको, सेम। तो इसमें आप 4 ऑप्शन लिख लेना। फर्स्ट नेम वही आपका फुल नेम आ जाएगा, फिर लॉगिन नेम लिख लेना, यूजर लॉगिन नेम, ये 3 ऑप्शन लिख लेना बस इसमें। Yes. लिख लिए? Yes sir. नेक्स्ट कर दूं? Yes. नेक्स्ट। पासवर्ड में वही कंडीशन है जो मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है ना। पासवर्ड आपका कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम 7 कैरेक्टर होने चाहिए, जैसे MIS@123। मैंने ये पासवर्ड दिया है MIS@123, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, इन 4 में से बीच के 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। चारों ऑप्शन पढ़ लो पहले क्या है। पहला ऑप्शन है यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। अगर आप यूजर को ये परमिशन नहीं देना चाहते कि यूजर जब लॉगिन हो अपना पासवर्ड अपने आप चेंज कर ले, अगर ये परमिशन आप उसे नहीं देना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दोगे। बेसिकली अनचेक ही रखते हैं इसे हम, ठीक है ना। अगर आपका कोई यूजर है और उसे पासवर्ड आपको उसकी मर्जी से देना है, तो आप अपनी साइट से पासवर्ड देकर उसे बता दो फर्स्ट टाइम पासवर्ड, और इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि वो जब लॉगिन होगा तो वो अपना पासवर्ड अपने आप चेंज कर सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। यूजर अपना पासवर्ड चेंज ना कर सके। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, पासवर्ड कभी भी एक्सपायर ना हो। देखो जब आप कोई भी पासवर्ड देते हो किसी यूजर को, तो उसके पासवर्ड की एक्सपायरी जो डेज होते हैं वो 42 डेज होते हैं, यानी वो पासवर्ड 42 डेज के लिए वैलिड रहता है डोमेन के अंदर। जैसे ही 42 डेज पूरे हो जाते हैं, उसके बाद अगर वो यूजर लॉगिन होता है उसी यूजर अकाउंट से, तो वो उससे पासवर्ड को चेंज करने के लिए बोलेगा, ठीक है। अगर वो नहीं कर पा रहा है, आपने उसे परमिशन नहीं दे रखी है, तो डोमेन कंट्रोलर को अपने साइड से उसका पासवर्ड चेंज करके देना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो अब बाय डिफॉल्ट कितने डेज होते हैं? 42 डेज। जो डिफॉल्ट पासवर्ड हम यूजर अकाउंट को देते हैं उसका डिफॉल्ट जो डेज होते हैं 42 डेज, यानी
42 दिन में वो एक्सपायर हो जाएगा। मैंने इस ऑप्शन को क्या कर दिया, नेवर एक्सपायर। नेवर एक्सपायर का मतलब ये है कि 42 डेज होने के बाद ये अपने आप रिन्यू हो जाएगा, वही पासवर्ड आगे चलता रहेगा, कभी भी एक्सपायर नहीं होगा वो पासवर्ड। ठीक है। yes. लास्ट ऑप्शन है अकाउंट इज डिसेबल। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूं तो इसका क्या काम है, मेरा यूजर अकाउंट तो बन जाएगा बट वो डिसेबल रहेगा, मैं उस अकाउंट से मैं लॉगिन नहीं हो सकता कहीं भी जाकर। ठीक है। yes, ये अनचेक रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो ये चारों ऑप्शन लिख लो, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में डालकर ये चारों ऑप्शन लिख लो, 4 में से 2 सेलेक्ट कर लेना बीच के। yes. हो गया। yes. ठीक, नेक्स्ट, फिनिश। ये हमारा यूजर बन गया U1। ठीक है। yes. इसके बाद 1-2 यूजर और बना लेते हैं अभी। U2 सेम वही प्रोसेस है। नेक्स्ट, पासवर्ड MIS add 123 MIS add 123 फिनिश। एक यूजर और बना लेते हैं। ठीक है, 3 यूजर बना लिए हमने, U1, U2, U3। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमारे यूजर हो गए। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, और यूजर की प्रॉपर्टीज, डोमेन यूजर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आपका एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन, सेशन, डायलिंग, इन्वायरमेंट, मेंबर। ठीक है, इसको तो हम अभी यूज करेंगे प्रॉपर्टीज को, या पहले प्रॉपर्टीज ही लिख लो। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखो, डोमेन यूजर अकाउंट प्रॉपर्टीज। yes. प्रॉपर्टीज में जैसे राइट क्लिक करो डोमेन यूजर पे, राइट क्लिक ऑन डोमेन यूजर प्रॉपर्टीज, तो इसके ऑप्शन देख लो क्या क्या है। इसमें 3-4 ऑप्शन है जो हम बेसिकली यूज करेंगे आगे जाकर। पहला ऑप्शन रहेगा जनरल। जनरल के अंदर आपको नॉर्मल यूजर का नेम दिखाएगा। आप इसके अंदर इसकी यूजर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे आपकी कंपनी है, जैसे आप सिंगापुर में हो, कंपनी में हो, आपके क्लाइंट जो है कंपनी से बाहर भी हैं, जैसे दूसरी कंट्री में है, कनाडा वगैरह, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या जर्मनी में है, दूसरी कंट्री में आपके क्लाइंट बैठे हैं, बट आपका जो डोमेन नेटवर्क है, सेटअप है, वो आपका सिंगापुर में है जहां पर आप हो, मेन सर्वर को आप मैनेज कर रहे हो। ठीक है। अब आपने क्या किया, अपनी लोकेशन में यानी डेटा सेंटर में जहां पर आप हो, आपने वहां से यूजर अकाउंट बनाया डोमेन का, और बनाकर यूजर को परमिशन दे दी। यूजर सपोज दैट यूएस में बैठा है, तो आप उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऐड करके रख सकते हो अपने पास, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सपोज दैट यूएस में 4 यूजर हैं बट वो अलग अलग लोकेशन में है, तो आप उनके एड्रेस मेंशन कर दो यहाँ पर। ठीक है ना, वो किस सिटी में है, क्या है। उससे क्या होगा, आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ये हो जाएगी कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा यूजर कहाँ से लॉग इन हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो यूजर नेम रहेगा, यहाँ पे आपके एड्रेस इंफॉर्मेशन भर सकते हो आप। ठीक है। इसके अलावा अकाउंट, तीसरा ऑप्शन अकाउंट रहेगा। वो अकाउंट में वही दिखाएगा जो आपका लॉगिन नेम है, लॉगिन नेम के अलावा पासवर्ड दिखाएगा आपका। ठीक है ना, ये जो आपने पासवर्ड में ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, नेवर एक्सपायर, कैन नॉट चेंज पासवर्ड, वो सारे ऑप्शन चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो आप, कोई अगर चेंजिंग करनी है आपको। yes. अगर अकाउंट की एक्सपायरी डेट सेट करनी है आपको, अकाउंट एक्सपायरी डेट, ये बेसिक चीज है, मतलब ये आप अपने आप से भी मतलब प्रिपेयर कर सकते हो। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आगे जाकर सारे यूजर पे ही काम करना है आपको, डोमेन यूजर पे, तो ये चीजें बार बार आने वाली है आपके सामने। ठीक है। तो अकाउंट एक्सपायर्स के अंदर आप एंड पॉइंट एक लिमिटेशन सेट कर सकते हो। जैसे अब मैं चाहता हूं कि ये डेट और इस दिन, इस मंथ में इस दिन ये वाला अकाउंट एक्सपायर हो जाए,
यानी आपको 1 मंथ के लिए किसी यूजर अकाउंट को एक्सेस देने हैं, तो आप क्या करो 1 मंथ का टाइम सेट कर दो यहाँ पे। जैसे ही उसका टाइम कंप्लीट होगा, उसका 1 मंथ कंप्लीट होगा, इसके हिसाब से वो अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आपके आपके आपका यूजर क्लाइंट है, बाहर हैं क्लाइंट अलग अलग कंट्रीज में, बट वो क्या है आपके परमानेंट क्लाइंट नहीं है, टेम्परेरी क्लाइंट है। यानी कोई 15 डेज के लिए आपसे यूजर अकाउंट की आईडी मांग रहा है, कोई 20 डेज के लिए मांग रहा है, कोई 30 डेज के लिए, तो वो डेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है। yes. ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे इसका यूज करती हैं कंपनियां। प्रोफाइल में जाएंगे तो इस प्रोफाइल का हम यूजर प्रोफाइल का अभी यूज करने वाले हैं आगे जाकर, इसका यूज होने वाला है अभी जाकर आगे। ठीक है ना। टेलीफोन यानी कि टेलीफोन नंबर वगैरह ऐड कर सकते हो आप अपने पास, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऐड कर सकते हो। रिमोट एक्सेस, जो रिमोट एक्सेस होता है, जो रिमोटली एक्सेस किया हमने डेस्कटॉप नॉर्मल, वो तो नॉर्मल वर्क ग्रुप में भी हमने किया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम टर्मिनल सर्विसेज के थ्रू करेंगे रिमोट एक्सेस। तो इसमें हम इसका ऑप्शन का यूज करेंगे, रिमोट एक्सेस का, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज प्रोफाइल। ये वाली प्रोफाइल हम आगे जाकर यूज करेंगे। इस ऑप्शन का हम यूज नहीं करेंगे कॉमर्शियल का, बाकी इसमें हाँ मेंबर ऑफ में यहाँ पर अगर आपका यूजर अकाउंट किसी डोमेन का किसी डोमेन ग्रुप के अंदर ऐड है, जैसे सेल्स नाम का कोई आपकी कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट चल रहे हैं, सेल्स के, अकाउंट के, परचेस के, तो आपने क्या किया, यूजर को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से डिपार्टमेंट का है, आपने क्या किया, ग्रुप बनाया, एक ग्रुप, और सेल्स के 10 यूजर हैं तो 10 के 10 यूजर को सेल्स में डाल दिया। एक अकाउंट का ग्रुप बनाया, अकाउंट के ग्रुप के अंदर जितने भी अकाउंट के यूजर हैं उनको उसमें डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा यूजर किस ग्रुप में है का यूजर है, और वो लॉगिन हो रहा है तो किस डिपार्टमेंट से लॉगिन हो रहा है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मेंबर ऑफ में आपको ग्रुप दिखाई देगा, यानी वो यूजर अकाउंट जिस ग्रुप में होगा वहां पर दिखाई देगा आपको। ठीक है। अभी जो हमारा मेन ग्रुप है, अभी हम U1 की प्रॉपर्टीज में है, तो U1 की प्रॉपर्टीज में मेन इसका ग्रुप क्या है, अभी डोमेन कंट्रोलर ही है, ये किसी ग्रुप में ऐड नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमने ग्रुप बनाया ही नहीं, तो इसलिए नहीं दिखा रहा। डायल अप कनेक्शन का भी हम आगे जाकर यूज करेंगे, पहले ऑप्शन का इसका नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी का, इन्वायरमेंट का भी आगे जाकर यूज करेंगे रिमोट डेस्कटॉप के लिए, और सेशन का भी। ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, इन्हें अपने अपने साइड से अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, पढ़ लेना इनके बारे में थोड़ा। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा तो कुछ था नहीं बताने वाला, तो क्योंकि ये चीजें हम आगे जाकर एक एक करके यूज करेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने आएंगी चीजें। ठीक है, चलो ये तो चीज की प्रॉपर्टीज। अब अगला प्रैक्टिकल है हमारा ग्रुप। ग्रुप बनाते हैं अभी हम। ठीक है ना। हेडिंग डालो, हाउ टू क्रिएट डोमेन ग्रुप। हाउ टू क्रिएट डोमेन ग्रुप। तो कैसे बनाएंगे, स्टार्टिंग से लिखना है तो स्टार्टिंग से लिख लो आप। गो टू द सर्वर मैनेजर, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में जाएंगे, गो टू द यूजर ऑब्जेक्ट, यूजर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर राइट क्लिक करेंगे यूजर ऑब्जेक्ट पे। ठीक है ना। राइट क्लिक ऑन यूजर ऑब्जेक्ट, न्यू, ग्रुप, यूजर ऑब्जेक्ट, न्यू, ग्रुप। हो गया।
Yes. चलो, इसके अंदर आप ग्रुप का नाम दोगे, जैसे आपने नाम रख दिया ग्रुप का सेल्स। ग्रुप नेम में आप जो भी नाम रखोगे वो नीचे ग्रुप नेम में ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। Yes. नीचे वाले ऑप्शन में देखो, ग्रुप स्कोप के अंदर क्या आ रहा है, डिफॉल्ट ग्लोबल आ रहा है, ठीक है ना। इन तीनों ऑप्शन को समझ लो Yes. जरा, ये तीनों है क्या। पैकेट ट्रेसर में समझाना पड़ेगा आपको। पैकेट ट्रेसर, देखो ये हमारा क्या हो गया, एक अभी फिलहाल इस नेटवर्क की बात कर लेते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया। क्या नाम है डोमेन का, mis.com। ये हमारा सर्वर हो गया, ठीक है। इसको हमने आईपी दे दिया 10.0.0.1। ये हमारा यूजर हो गया, U1 यूजर, ठीक है। ये यूजर हो गया हमारा U2 जो यहाँ से लॉगिन है, और ये यूजर हो गया हमारा U3, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और यूजर है हमारे, इसे हम दे देते हैं U4, U5, U6। ये हो गया हमारा Q7,
ठीक है। चलो भी नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो फिलहाल हम इस डोमेन नेटवर्क की बात करते हैं। तो ये जो U1 यूजर है, ये सपोज दैट हमारा ये सेल्स ग्रुप का है। तो हमने क्या किया, एक ग्रुप बनाया सेल्स। U2 यूजर जो है वो हमारा अकाउंट ग्रुप में काम कर रहा है, और U3 यूजर जो है हमारा वो IT में काम कर रहा है। ठीक है। तो हमने क्या किया इन्हें, yes. ये तो मैं सिंगल सिंगल यूजर रख रहा हूं, मतलब ज्यादा यूजर भी हो सकते हैं। ये अकाउंट में हो गया, ये IT का ग्रुप हो गया, और ये सेल्स का ग्रुप हो गया। ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उन्हें डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो मैंने सिंगल सिंगल यूजर लिए हैं। हो सकता है कि हमारे सेम ऑर्गेनाइजेशन में सेम लोकेशन में 1000 यूजर हैं, और उस 1000 यूजर में 500 सेल्स में काम कर रहे हैं, या 250 यूजर हमारे अकाउंट में काम कर रहे हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट में, और 250 यूजर हमारे IT के हैं। तो हमने 3 ग्रुप बना के, यानी एक सेम लोकेशन में 3 ग्रुप बना के उन्हें अलग अलग उन सब यूजर को उन ग्रुप में डाल दिया। इस ग्रुप बनाने का फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा क्या है? पहला फायदा तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लेक्सिबिलिटी, इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सा यूजर किस ग्रुप का है। पहला फायदा तो ये। दूसरा फायदा क्या होगा सर? जैसे मतलब कोई मतलब जैसे डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी, मतलब पॉलिसीज भी अप्लाई करने हो तो मतलब पॉलिसी के लिए, यानी अगर सपोज दैट मुझे सेल्स के यूजर को ये परमिशन लगानी है कि वो इंटरनेट अननेसेसरी यूज करते हैं, यूट्यूब का यूज करते हैं या और भी किसी चीज का यूज करते हैं, तो अब हमारे ये सेल्स यूजर जो है, सेल्स के डिपार्टमेंट में 500 यूजर हैं, तो इंडिविजुअल अगर यूजर पे लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उन सब यूजर को एक ग्रुप बनाया सेल्स का, उसमें डाल दिया, और हम क्या करेंगे, डोमेन यूजर पे बैठ के सीधा उस ग्रुप पे पॉलिसी लगा देंगे। तो जो भी पॉलिसी हम ग्रुप पे अप्लाई करेंगे, वो पॉलिसी उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर अकाउंट हो गए वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है ना, तो सबके लिए अप्लाई हो जाएगा ये। तो ये दूसरा सबसे बड़ा फायदा है ग्रुप बनाने का, यानी पॉलिसी इजीली अप्लाई करने के लिए, सिक्योरिटी इजीली लगाने के लिए हम यूजर्स को ग्रुप में डालते हैं। पहला फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सा यूजर किस डिपार्टमेंट का है। दूसरा फायदा इजीली पॉलिसी लगाने के लिए, सिक्योरिटी लगाने के लिए, ताकि हमें इंडिविजुअल यूजर पे ना लगानी पड़े, पूरे ग्रुप पे लगानी है तो ग्रुप बनाया, उसके अंदर यूजर को डाला, ग्रुप पे अप्लाई करो और सीधा पूरे यूजर पे लग जाएगा। तीसरा फायदा ग्रुप का ये है कि आपको मेल भेजनी है, जैसे डायरेक्टर है वो मेल भेजना चाहता है सेल्स के सभी यूजर्स को, तो वो क्या करेगा, ग्रुप पे मेल डालेगा और वो मेल सभी यूजर्स पे ऑटोमेटिक चली जाएगी। जैसे सेल्स के नाम से बनाया हमने, तो ये पूरी इसकी मेल आईडी क्या बन जाएगी, sales@mis.com, पूरी मेल आईडी इसकी ये बन जाएगी। यस, ठीक है ना, तीसरा फायदा। तो समझ गए ये ग्रुप? यस, ठीक है। तो ये हमारी सपोज इसी ब्रांच की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, देहरादून। ये इसे लोकेशन ले लो आप, सिंगापुर ही ले लो आप, सिंगापुर हेड ऑफिस। यस। आगे जाकर मैं ये इसलिए बनाया है क्योंकि इनका मैं आगे भी यूज बताऊंगा, अगला जो प्रैक्टिकल होने वाला है आपका। ठीक है। यस। चलो, तो कहाँ तक पहुंचे थे? नाम दिया हमने सेल्स। चलो अब नीचे आ जाते हैं, डोमेन लोकल। डोमेन लोकल का फायदा क्या है? डोमेन लोकल का फायदा ये है कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर रहेंगे वो सब यूजर अपने अकाउंट को सिर्फ लोकली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, डोमेन लोकल का मतलब वो सिर्फ अपने लोकल जो लोकेशन है उसकी
वो सिर्फ उसी ब्रांच हेड ऑफिस में है तो हेड ऑफिस से लॉगिन कर सकते हैं, किसी दूसरी ब्रांच में है तो वहां से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने सेल्स नाम का बनाया और इसे डोमेन लोकल पे रखा, तो डोमेन लोकल का मतलब है ये यूजर अपने अकाउंट को सिर्फ इसी नेटवर्क से एक्सेस कर सकता है बस। अब मेरी एक ब्रांच और चल रही है, ये ब्रांच है मेरी इंडिया में, और ये इंडिया लोकेशन में जो मेरी ब्रांच है ये रीजनल ऑफिस है। अगर ये यूजर जाकर रीजनल ऑफिस से लॉगिन एक्सेस करना चाहते हैं अपने अकाउंट को, तो रीजनल ऑफिस से वो लॉगिन नहीं कर पाएगा अगर उसके ग्रुप का अकाउंट जो स्कोप है वो डोमेन लोकल है। तो उस केस में, डोमेन लोकल के केस में, वो यूजर अपने अकाउंट को सिर्फ लोकली उसी नेटवर्क से एक्सेस कर सकता है जहां पर वो बना है। अगर रीजनल ऑफिस में बनता तो रीजनल ऑफिस से ही एक्सेस करता वो। ठीक है। दूसरा है ग्लोबल। ग्लोबल के अंदर क्या होगा कि अगर आपने यूजर अकाउंट बनाया रीजनल ऑफिस में या फिर आपने अकाउंट बनाया हेड ऑफिस में, तो वो अपने अकाउंट को जाकर रीजनल ऑफिस में भी, लोकेशन में भी एक्सेस कर सकता है। बाय डिफॉल्ट जो यूजर अकाउंट का वो रहता है टाइप, वो ग्लोबल रहता है। देखो डिफॉल्ट इसमें ग्लोबल ही सिलेक्ट है। ग्लोबल का मतलब ये है, आपका सपोज कंपनी की ब्रांच है 2-3 कंट्री में है, सिंगापुर में है, इंडिया में है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है और यूएस में है। तो आपकी जितनी भी ब्रांच है जिस कंट्री में भी है, आपने यूजर अकाउंट हेड ऑफिस में बनाया सिंगापुर में, तो आप उस अकाउंट से आप अपनी कंपनी की किसी भी ब्रांच में जाकर, किसी कंट्री की किसी भी ब्रांच में जाकर लॉग इन हो सकते हो। ठीक है ना। अगर आपका यूजर अकाउंट जिस ग्रुप में है उस ग्रुप का टाइप ग्लोबल है तो। ठीक है। यूनिवर्सल का, अब यूनिवर्सल का फायदा क्या है? यूनिवर्सल का फायदा ये है कि आप एंटायर वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी बैठ के अपने डोमेन यूजर से लॉगिन हो सकते हो, चाहे वो आपका डोमेन नेटवर्क हो, चाहे रीजनल ऑफिस हो, चाहे ब्रांचेस हो, चाहे आउट ऑफ ब्रांचेस हो। यानी जैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। ठीक है ना। जैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप घर से बैठ के अपने अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हो डोमेन यूजर को, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए वीपीएन सर्वर लगाना पड़ेगा कंपनी के अंदर। तो वीपीएन सर्वर के थ्रू आप अपने अकाउंट को कहीं से भी एंटायर डोमेन में, एंटायर वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक नेटवर्क में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जो यूजर का टाइप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, भले ही आप अपनी ब्रांच में हो, हेड ऑफिस में हो, रीजनल ऑफिस में हो या पब्लिक प्लेस पे भी हो। पब्लिक प्लेस में आपको वीपीएन की हेल्प लगेगी बस। ठीक है। ग्रुप टाइप के अंदर सिक्योरिटी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन। बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी रहता है, हम ग्रुप को बेसिकली यूज करते हैं सिक्योरिटी के पर्पस से। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम ग्रुप का जो यूज करेंगे वो सिक्योरिटी पैरामीटर के लिए करेंगे, इसीलिए इसमें जो ग्रुप टाइप रहेगा वो सिक्योरिटी रहेगा। ठीक है। ओके कर देंगे। देखो जैसे ही ओके करोगे आप, सेल्स नाम से ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। एक ग्रुप और बना लेते हैं यहाँ पे। अकाउंट नाम से बना लेते हैं। ओके कर देते हैं। देखो 2 ग्रुप बना लिए हमने, एक अकाउंट का बनाया और एक सेल्स का बनाया। ठीक है। अब अगला प्रैक्टिकल लिखो, हाउ टू ऐड डोमेन यूजर इन ग्रुप। यानी ये जो यूजर अकाउंट आपने डोमेन के बनाए हैं इन्हें ग्रुप में कैसे डालेंगे? तो उसके लिए देखो 2 तरीके हैं, या तो आप ग्रुप पे राइट क्लिक कर लो और प्रॉपर्टीज में जाकर, मेंबर्स में जाकर, यहाँ पे जाकर ऐड कर लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, आप यूजर की प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐड टू ए ग्रुप, और यहाँ पर जाकर आप ग्रुप का नाम बता दो तो ये यूजर उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो जोन सा चाहे वो तरीका आप यूज कर सकते हो।
कौन सा तरीका बताऊं, ग्रुप वाला बताऊं या यूजर्स वाला बताऊं? सर ग्रुप वाली सर। ग्रुप वाली ठीक रहेगी, इजी है ना? तो लिखो Yes. राइट क्लिक ऑन ग्रुप, क्रिएटेड ग्रुप लिखना, राइट क्लिक ऑन क्रिएटेड ग्रुप, यानी जो आपने क्रिएट किया है उस ग्रुप पर राइट क्लिक करेंगे। Yes. इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहां पर ऑप्शन मिलेगा मेंबर्स, Yes, sir. ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ, सेलेक्ट द यूजर, जैसे U1 सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, ओके, Yes. फिर से ओके, अप्लाई, ओके, ओके ओके, अप्लाई, ओके। Yes. ठीक है, देखो देखने के लिए कि इस ग्रुप में कौन कौन मेंबर है, तो सेल्स में जाएंगे, मेंबर पे जाओगे, देखो U1 आ गया यहाँ पे, Yes. ठीक है ना, यानी ये U1 यूजर हमारा सेल्स ग्रुप का पार्ट हो गया। तो U2 पे गए, अब अगर और यूजर को ऐड करना है सेल्स में, तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, वही सेम प्रोसेस, मेंबर, ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ, यहाँ पर हम U2 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, Yes. ओके। तो हमने सेल्स में क्या किया, 2 यूजर को डाल दिया, अकाउंट में हम 1 यूजर डाल देते हैं, अकाउंट, प्रॉपर्टीज, मेंबर, ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ, यहाँ पर हम U3 को अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, Yes. सेल्स में 2 यूजर डाल दिए और अकाउंट जो ग्रुप था उसके अंदर हमने 1 यूजर। इसका आउटपुट हम जब ग्रुप पॉलिसी करेंगे तब देखेंगे इसका आउटपुट। ठीक है ना, तो फिलहाल जस्ट इतना याद रखो कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप में यूजर्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, Yes. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अगला प्रैक्टिकल है आपका, अगला प्रैक्टिकल करते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, OU। हाउ टू, पहले ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होता क्या है, मेन इसका काम क्या है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा यूज है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का वो यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का यूज, कुछ पता है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होता क्या है ऐश्वर्या? मतलब जैसे आपने बताया कि मतलब अगर एक एमएनसी है तो उनके काफी सारे ब्रांचेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन हो गई, तो उसके सिंगापुर में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बना के मतलब सब ग्रुप से सिमिलर है, बट ब्रांचेस के हिसाब से होती है शायद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो एग्जांपल के तौर पे, हमारा हेड ऑफिस है सिंगापुर में, इंडिया में रीजनल ऑफिस है। हमने क्या किया, एक ISP की हेल्प से
ये हमारा ISP का स्विच हो गया, ठीक है ना। ISP हो गया ये हमारा, ठीक है। हमने क्या किया, ISP की हेल्प से इन सारी ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये भी इससे कनेक्ट हो गई, यानी ये किसके हेल्प से कनेक्ट है आपस में, ISP की हेल्प से। इसे डिलीट कर दो, इनकी जरूरत नहीं है, 3 ही ब्रांच बहुत है। ये हमारा एक यूजर यहाँ से लॉगिन है, ठीक है। यूजर भी मैं लिख रहा हूँ साथ के साथ, 3 यूजर यहाँ से लॉगिन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा हो गया हेड ऑफिस सिंगापुर में, ठीक है। ये हमारा हो गया रीजनल ऑफिस, ये हमारी एक ब्रांच हो गई इस कहाँ पे, ये ब्रांच हो गई हमारी सपोज मलेशिया में। मलेशिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हमारी नॉर्मल ब्रांच हो गई, ठीक है। हमारा सर्वर यानी जो हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर होगा, याद रखना कंपनी कितनी भी बड़ी हो जाए, उसकी कितनी भी ब्रांचेस हो जाए, डोमेन कंट्रोलर एक ही रहता है कंपनी का, यानी जो सर्वर डोमेन होगा वो एक ही होगा। अगर आपकी ब्रांचेस बढ़ रही हैं तो उन ब्रांचेस में आप सब डोमेन लगा सकते हो, यानी उसी की डोमेन की कॉपी बनाकर वो रख सकते हो वहां पर, लेकिन आप वहां पे एक नया डोमेन नहीं बनाओगे, डोमेन आपका एक ही रहेगा। जैसे हमारा जो डोमेन है वो सिंगापुर लोकेशन में है, जो हमारा हेड ऑफिस है। बाकी रीजनल ऑफिस है, एक हमारा इंडिया के अंदर रीजनल ऑफिस है और मलेशिया में एक नॉर्मल ब्रांच है, ठीक है। अब डोमेन हमारा कहाँ रखा है, सिंगापुर ब्रांच में, तो यूजर हम कहाँ क्रिएट कर सकते हैं डोमेन के, सिंगापुर ब्रांच में। यस, ठीक है। अब मैंने सपोज दैट मुझे यूजर की जरूरत पड़ी मलेशिया लोकेशन में, जो मलेशिया लोकेशन में साइट है वहां पर कुछ यूजर की जरूरत है, तो मैंने क्या किया, सिंगापुर जो हेड ऑफिस है वहां पर डोमेन में जाकर मैंने U7 U8 U9 जो इन तीनों ब्रांच में दिखाई दे रहे हैं आपको, इस मलेशिया ब्रांच में तीनों यूजर दिखाई दे रहे हैं, वो यूजर हमने कहाँ बनाए, जो हमारा सिंगापुर में हेड ऑफिस है वहां पर बनाए। अब सपोज अब यूजर बनाने का कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, वही जो मैंने आपको बताया, यूजर ऑब्जेक्ट में जाके यूजर बना दिए U1 U2 U3। अब मैंने यहीं पे U7 U8 U9 बना दूंगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि कौन से यूजर कौन सी भी ब्रांच में काम कर रहे हैं, या कौन से यूजर किस ब्रांच में है, क्योंकि वो यूजर तो मेरे यूजर ऑब्जेक्ट में ही बन रहे हैं ना, तो वो मुझे यहीं पे दिखाई देंगे, 7 8 9 4 5 6 मुझे यहीं पे दिखाई देंगे। उससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, मुझे मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि सारे यूजर का डेटाबेस एक ही जगह है यूजर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो मेरे लिए प्रॉब्लम आ गई। तो इसके लिए क्या किया गया, ब्रांचेस के हिसाब से, लोकेशन ब्रांचेस के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का एक कंसेप्ट दिया गया। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे मेरे पास 2 ब्रांचेस हैं, एक है मलेशिया में, एक है इंडिया में। इंडिया में रीजनल ऑफिस है, मलेशिया में मेरी नॉर्मल ब्रांच है। तो मेरा U1 U2 U3 जो यूजर हैं, ये तीनों यूजर कहाँ पर चल रहे हैं, मेरे सिंगापुर ब्रांच में यानी हेड ऑफिस में। तो सपोज दैट हेड ऑफिस के लिए तो मैंने यूजर ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया U1 U2 U3 का। ये यूजर मेरा कहाँ है, सिंगापुर। यूजर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसे रीनेम करके आप इसे भी कर सकते हो, नहीं नया बनाना पड़ेगा।
तो अब मुझे क्या करना है, 2 ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनानी है लोकेशन के हिसाब से, और यूजर को जो मैं बनाऊंगा वो उस नई जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हम क्रिएट करेंगे, नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उन यूजर को बनाएंगे हम। तो उससे क्या होगा, मैनेज करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। किसी भी ब्रांच को मैनेज करना है उनको, यूजर को, सीधा मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में जाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल देख लो फिर इजीली समझ जाओगे आप। तो हेडिंग डाल लो आप, हाउ टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। यस, कैसे क्रिएट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट? गो टू द सर्वर मैनेजर, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, यहाँ पर डोमेन आएगा, लिखा हुआ है ना, राइट क्लिक ऑन डोमेन। पहले हम क्या कर रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे, यूजर ऑब्जेक्ट में जा रहे थे, वहां पर यूजर बना रहे थे। OU बनाने के लिए आपको डोमेन नेम दिखाई देगा, डोमेन नेम पे राइट क्लिक करना है, जो भी डोमेन का नाम होगा उस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक ऑन डोमेन नेम, न्यू। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। एक कहां तक लिखा आपने? राइट क्लिक ऑन डोमेन नेम, न्यू, OU ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, लिख लिया ये? यस सर। ठीक है, OU में जाकर यहाँ पर नाम देना है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का। तो मैंने नाम दे दिया, सपोज दैट ये रख लो आप, पहला रख लो सिंगापुर, इसके आगे लिख लेना हेड ऑफिस, नाम दे दो और ओके कर देना। ठीक है, यस, ये आ गया। 3 OU बना लो, एक दे दिया मैंने इंडिया रीजनल ऑफिस, और एक OU बना लिया मैंने मलेशिया ब्रांच। ठीक है, 3 OU बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिंगापुर में जो यूजर चल रहे हैं हमारी लोकेशन में, जैसे U1 U2 U3 चल रहे हैं, तो U1 U2 U3 तो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं यूजर्स ऑब्जेक्ट में, बस इन्हें मूव कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। कैसे मूव करेंगे? सिलेक्ट कर लो पहले यूजर को, राइट क्लिक करो, मूव। कहां पर मूव कर दो आप, क्योंकि ये हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हेड ऑफिस में डाल दो इन्हें। तो देखो सिंगापुर लोकेशन है, उसमें जाओ, OU में आ गए U1 U2 U3। ठीक है, अब जो हमारा रीजनल ऑफिस है इंडिया में, उसके अंदर कौन कौन से यूजर काम कर रहे हैं, U4 U5 U6। तो आप क्या करो, वो यूजर यहां पर जाकर बना दो, न्यू यूजर U4 MIS at 123 U4 copy U5 MIS at 123 MIS at 123।
U6 बना लो। MIS at 123, MIS at 123। ठीक है, 3 यूजर इसमें बना दिए। मलेशिया लोकेशन में कौन कौन से यूजर है हमारे? 7, 8, 9। U7, ठीक है। 8, अगला यूजर U8, नेक्स्ट यूजर U9। ठीक है, देखो अब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? सर मतलब एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली देख सकते हैं कौन से यूजर्स मतलब हैं करके। यूजर डेटाबेस को, डोमेन यूजर डेटाबेस को, अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस है और आपके यूजर का डेटाबेस डोमेन कंट्रोलर पे है और वो डिफरेंट लोकेशन में रखा है, तो आप डोमेन कंट्रोलर पे बैठ के अपने यूजर डेटाबेस को इजीली मैनेज कर सकते हो। आपको जब आप अगर ओयू के ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना के आप यूजर डेटाबेस को डिफरेंशिएट करोगे, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि कोई आपको यूजर सिंगापुर लोकेशन के डेटाबेस को मैनेज करना है, तो आप सीधा सिंगापुर लोकेशन पे जाओगे और वहां जाके यूजर्स को मैनेज करोगे। आपके इंडिया के आरओ जो है यानी रीजनल ऑफिस है, वहां के डेटाबेस यूजर को मैनेज करना है, तो सीधा आप इंडिया के रीजनल ऑफिस में उसमें ओयू में जाओगे और सीधा वहां जाके उन यूजर को मैनेज करोगे। आपको मलेशिया ब्रांच के यूजर को मैनेज करना है, सीधा मलेशिया में जाओगे और वहां के उनके डेटाबेस यूजर को मैनेज करोगे। तो इजी हो गया आपके लिए काम। कॉम्प्लिसिटी मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी बन रही थी आपके लिए, कॉम्प्लेक्स हो रहा था कि सारा यूजर डेटाबेस एक ही जगह है, आपको यही नहीं पता चल रहा था U7 कहाँ है, U8 कहाँ का यूजर है, U9 अकाउंट कहाँ चल रहा है। अब आपके लिए यूजर को मैनेज करना इजी हो गया। आपको पता है कि 7, 8, 9 यूजर मलेशिया ब्रांच के यूजर हैं, ये वहां से लॉगिन है, वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक तो ये हो गया। दूसरा आपको सबसे दूसरा फायदा क्या होगा आपको? अब सपोज दैट आप तो हेड ऑफिस में हो, रीजनल ऑफिस से आपको कॉल आई, रीजनल ऑफिस का जो एडमिन है उसने आपको कहा कि हमने यहाँ पे 2 मशीनें और लगाई हैं, तो हमें 2 नए यूजर अकाउंट चाहिए। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? आपके लिए क्या इजी हो गया? रीजनल ऑफिस से कॉल आई, यानी इंडिया लोकेशन में रीजनल ऑफिस से कॉल आई, सीधा आप यूजर जाकर यहीं पे बनाओगे। ठीक है ना, जैसे मैंने यूजर बना दिया A1 के नाम से, वन टू थ्री। एक यूजर की जरूरत पड़ी, मैंने यहाँ पे बना दिया। सिंगापुर में, मलेशिया में अलग यूजर चल रहे हैं, इंडिया में अलग यूजर चल रहे हैं। A1 नया यूजर बनाया और उन्हें बता दिया आप A1 यूजर से जाकर लॉगिन करा दो मशीन को ज्वाइन करा के। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर एक यूजर और ऐड हो गया, तो इजी हो गया। डेटाबेस को मैनेज करना इजी हो गया, नया डेटाबेस बनाना है वो भी इजी हो गया। आपको जिस लोकेशन के लिए यूजर चाहिए आप सीधा उसी ओयू में जाओगे, वहां पे यूजर बना दोगे। ठीक है ना। तीसरा सबसे बड़ा फायदा इसका क्या हुआ? तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अगर आपको मलेशिया लोकेशन में कोई पॉलिसी लगानी है पूरे ओयू पे, आपको क्या करना है? सीधा ओयू पे आप सिंगापुर लोकेशन में, सॉरी मलेशिया ब्रांच में यूजर हैं, आप उन पे पॉलिसी लगाना चाह रहे हो कि वो यूट्यूब यूज ना करें या फेसबुक यूज ना करें कंपनी में, मतलब कंपनी से अपने यूजर अकाउंट से लॉगिन होके ये आप पॉलिसी चाह रहे हो इंटरनेट यूज ना कर पाए, या कुछ आप पॉलिसी चाह रहे हो
कि कंट्रोल पैनल ना मिले उन्हें। जो भी पॉलिसी आप लगाना चाह रहे हो आप उस ओयू पे लगा दो, उसके अंदर जितने भी यूजर हैं उन पे ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगी वो पॉलिसी। यस ठीक है ना। तीसरा फायदा, कोई भी पॉलिसी आप लगाना चाहते हो तो पॉलिसी आप डिफरेंशिएट, आपका क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो रखा है कि मलेशिया यूजर का ये डेटाबेस है, इंडिया जो लोकेशन है उसका ये डेटाबेस है, सिंगापुर लोकेशन का ये डेटाबेस है। आप डिफरेंशिएट के हिसाब से पॉलिसी आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। तो तीसरा फायदा, तो ओयू के क्या फायदे हुए? पहला फायदा क्या हुआ ओयू का? फ्लेक्सिबिलिटी हो गई डेटाबेस में। दूसरा फायदा, मैनेज करना इजी हो गया आपको। आपको नया डेटाबेस बनाना है, नया डेटाबेस बनाना इजी हो गया आपके लिए, सीधा आप उसी ओयू में गए, यूजर डेटाबेस बना दिया। तीसरा फायदा क्या हुआ सर? पॉलिसीज इजीली अप्लाई कर सकते हैं, सिक्योरिटी और ओयू के हिसाब से ओयू के ऊपर पॉलिसी लगा के पूरी ब्रांच पे पॉलिसी लगा सकते हो। तो इसके 3 फायदे हैं ओयू के। ये लिख लो इसके बेनिफिट। तो ओयू पहला बेनिफिट क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा सर इजियर मैनेजमेंट। तीसरा सर सिक्योरिटी एंड पॉलिसीज। तीनों बेनिफिट लिख लेना। अब देखो जैसे कि आपने आंसर में किया था, कहा था कि ओयू और ग्रुप सिमिलर से हैं कुछ। इनकी सिमिलैरिटी सिर्फ एक ही चीज में दिखाई देगी आपको। वो सिमिलैरिटी क्या है? ग्रुप और ओयू। ग्रुप यानी जब आप कोई पॉलिसी लगाओगे तो ग्रुप पे लगाओगे तो ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर होंगे सब पे एप्लीकेबल हो जाएगी वो। ठीक है। यही चीज ओयू के अंदर है। जब आप कोई पॉलिसी ओयू पे लगाओगे तो उसके अंदर जितने भी यूजर हैं वो सब वो पॉलिसी सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है, यूजर को आप सिर्फ पॉलिसी के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन यूजर के अंदर आप डेटाबेस नहीं बना सकते, है ना। जैसे हमने यहाँ पर यूजर बनाए थे यूजर ऑब्जेक्ट में, तो यूजर बना के हमने सिर्फ इनके अंदर यूजर ऐड किए थे। क्या इसके ग्रुप के अंदर हम नए यूजर बना सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ पॉलिसी के लिए यूज होता है, यूजर डिफरेंशिएट के लिए यूज होता है ये। लेकिन ओयू का यूज क्या है? ओयू यूजर के डेटाबेस को डिफरेंशिएट तो करता ही है पॉलिसी के लिए, उसके साथ साथ आप इसके अंदर सेपरेट डेटाबेस बना सकते हो यूजर्स का। जैसे अभी मैंने यूजर बनाए इंडिया के अंदर और मलेशिया ब्रांच के अंदर जो यूजर बनाए, तो ये सिर्फ हम ओयू के अंदर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ओयू बेसिकली काम करता है एज अ ऑब्जेक्ट। आप इसे सिमिलर ना बता के, एज अ ग्रुप सिमिलर ना बता के, आप इसे एज अ ऑब्जेक्ट बता सकते हो। OU is a object of the Active Directory database and you can create and manage the user database through OU. तो OU का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि आप इसके अंदर सेपरेट डेटाबेस बनाकर आप उसको यूज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो यूजर डेटाबेस को, सेपरेट डिफरेंशिएट कर सकते हो यूजर डेटाबेस को। और सिमिलर अगर ग्रुप जो कि आप ग्रुप का यूज कर रहे हो पॉलिसी के लिए, डिफरेंशिएट पॉलिसी के लिए, तो वो चीज आप ओयू से भी ले सकते हो। लेकिन ओयू का सबसे बड़ा फायदा, इट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस। ये एक ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस का, जिसका हम यूज करते हैं यूजर डेटाबेस बनाने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए। क्लियर है चीज? यस। तो ये चीज समझ गए, ग्रुप यूजर बनाना, ठीक है ना। और इसके अलावा ग्रुप बनाना, ग्रुप के अंदर यूजर ऐड करना, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाना, उसके अंदर यूजर बनाना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। चलो, आपकी कंपनी में डोमेन यूजर देखे आपने, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस देखा है आपने कैसा है? ओयू बना रखे हैं वहाँ पे? ओयू बने हुए हैं? हाँ सर। तो ओयू का यूज समझ गए अब कैसे करना है वहाँ पे, कैसा हो रहा है वहाँ पे यूज, है ना। ग्रुप भी यूज हो रहे होंगे वहां पर और ओयू भी यूज हो रहे होंगे। बट ग्रुप में क्या है, ग्रुप सिर्फ एक लोकल नेटवर्क के लिए है। यानी अगर आपकी मल्टीपल ब्रांच है तो उस ब्रांच के ग्रुप अलग होंगे। आपकी मलेशिया ब्रांच, सिंगापुर ब्रांच है, वहां के यूजर और ग्रुप अलग होंगे। और आपकी अगर दूसरे ब्रांच है कोई, तो वहां के यूजर और ग्रुप अलग होंगे। लेकिन दोनों का ओयू
दोनों को जो मैनेज किया जाएगा वो ओयू के थ्रू किया जाएगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना के, ताकि आप उसे इजीली मैनेज कर सको। यस सर। ठीक है, चलो बाकी कल में करें, ठीक है। यस सर। कल में हम करेंगे यूजर प्रोफाइल, कल में हम डोमेन यूजर प्रोफाइल करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल में, ठीक। कल में संडे है, कल में करोगे ना क्लास? यस सर। हाँ कर लो, क्या है अभी तो, क्या है अभी तो घर पे ही हो, रेस्ट करो अपना आराम से, ठीक है। वही सर। हाँ नहीं कर लो अभी तो, अभी तो टाइम भी है आपके पास, ठीक है। फिर ऑफिस चल जाएगा, फिर तो टाइम थोड़ा वो हो जाएगा, फिर मुश्किल है ना। यस सर। चलो तो फिर कल में करते हैं स्टार्ट, ठीक है। यस सर। कुछ पूछना है? आज का टॉपिक सारे क्लियर है? हाँ सर। रिकॉर्डिंग करते हो ना इसकी, रिकॉर्डिंग? सर रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही, अरे पर नोट्स सारे सब। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है देखो ऊपर, वो आपके उसमें जूम में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपको कोई दिक्कत आएगी अपनी वीडियो देखो, ठीक है, वीडियो में समझ लो फिर आप, ठीक है। श्योर सर। हाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देख के कल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना सब टॉपिक की, ठीक है। ओके सर। चलो फिर कल में मिलते हैं, ठीक है। श्योर सर। चलो ठीक है, ओके ऐश्वर्या। थैंक यू। ओके।